कोनियम को प्राकृतिक रूप से तो हम लोग देखते हैं हार्डनेस, कहीं भी स्टोनी हार्डनेस है, आप उसको कोनियम के बारे में उसमें सोच सकते हैं। लेकिन दिमागी रूप से भी कोनियम का रोगी थोड़ा-सा जैसे पत्थर जिस टाइप का रहता है ना अक्रिय एकदम मतलब कहीं भी दे दीजिए पड़ा रहता है पत्थर, तो वैसा ही इसका दिमाग भी है। वो ये रोगी कहीं भी एकांत में पड़ा रहेगा चुपचाप। आप कुछ भी पूछिएगा तब पत्थर जैसा निष्ठुर जवाब मिलेगा आपको। मतलब जवाब भी मिलेगा तो मतलब वो कोई भी आपका सेंटेंस से मैच नहीं करेगा, इसी टाइप का रहता है। अब मेन हम इसमें कोनियम को देखते हैं। सबसे पहला चीज है इसमें एग्जॉशन। इसका बॉडी और माइंड दोनों कंप्लीट एग्जॉशन में रहता है, बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा। और इसमें एक टर्म बोले थे डॉक्टर शैलेश सर, ये इसका पैरालिसिस रहता है एसेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस। तो एसेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस को हम लोग दो ढंग से समझ सकते हैं। एक तो हो जाता है जैसे फुट से स्टार्ट हुआ, आपका पैर से स्टार्ट हुआ पैरालिसिस, वो धीरे धीरे आपका घुटनों तक आया, जांघ तक आया, पेट आ रहा है, छाती आ रहा है, उसके बाद आप कंप्लीट कोलैप्स में चले गए। लेकिन एक और है यहाँ पे एसेंडिंग पैरालिसिस, दूसरा टर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें, कि इसमें पैरालिसिस डेवलप करता है एकदम स्लोली स्लोली। पहले आपका माइंड में सोचने का जो शक्ति है उसको पैरालिसिस करेगा। सोचने का शक्ति जब पैरालिसिस होगा तो आप अपनी क्षमताओं को भूल जाएंगे। आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपका एक्टिविटी है, वो धीरे धीरे आप सब खराब करते जाएंगे। और वो जब खराब होगा तो आपसे कोई भी काम जितना आप तन्मयता से कर सकते हैं, जितना आप एबिलिटी लगा करके उस काम को पूरा कर सकते हैं, वो आपका दिक्कत होगा। और जब ये दिक्कत होगा तो आपका माइंड भी लगेगा कि अरे हम ये तो काम करने में सक्षम थे, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अब रोगी इस चीज को सोचना स्टार्ट करता है कि हमसे आखिर ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे रोगी इतना ज्यादा डीप डिप्रेशन में चला जाता है, और वही फिर उसको कंप्लीट पैरालिसिस में डेवलप कर लेता है अपने आप को। माइंड से धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति कम हुई, उसके बाद उसका बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो डेवलप हुआ, उसके बाद उसका सारा फिजिकल जो एक्टिविटी है वो डेवलप हुआ, वो डिप्राइव्ड होने लगा। और डिप्राइव्ड होते होते वो पेशेंट एकदम मतलब कि शिथिल पड़ जाता है, उसका हाथ पैर कोई भी काम करना बंद कर देता है। तो दो टर्म से हम लोग असेंडिंग पैरालिसिस को समझे यहाँ पे। इसमें पेशेंट का जो एक्सपल्सिव पावर होता है, एक्सपल्सिव पावर भी यहाँ पे दो तरह का है। एक तो हम बॉडी से किसी भी चीज को एक्सपेल करते हैं, जैसे यूरिन एक्सपेल किए, स्टूल एक्सपेल किए, तो इसका भी कैपेसिटी खत्म हो रहा है। और दूसरा एक्सपेल पावर हो गया आपका, एक्सपल्सिव पावर हो गया माइंड का। माइंड किस मतलब भाषा में अपना जवाब दे रहा है, एक्सपल्सिव पावर माइंड का क्या क्या है। तो यहाँ माइंड भी आपका शिथिल है, जो भी आप जवाब लेना चाहते हैं पेशेंट आपको जवाब नहीं देगा, पेशेंट शांत से बैठा रहता है। तो यहाँ पे दोनों एक्सपल्सिव पावर का डिमिनिशन हो रहा है, तो पेशेंट का नो एक्सपल्सिव पावर और पेशेंट का पैरालिटिक वीकनेस, स्पेशली असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस, पैरालिटिक वीकनेस, ये दोनों हो रहा है एग्जॉशन ऑफ बॉडी और माइंड। मतलब दिमाग जो है पूरा शिथिल हो रहा है इसका। दूसरा चीज हम लोग इसमें देखते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को हम कुछ और पॉइंट है उसके कारण थोड़ा आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पेशेंट इसका हिस्टेरिक रहता है। और पहले तो इसका एग्जॉशन हुआ, मेंटल एग्जॉशन और फिजिकल एग्जॉशन, उसके बाद हिस्टीरिया। उस पेशेंट को एक चीज और है, हाइपोकॉन्ड्रियकल। इसका जो माइंड है हमेशा दिमाग में इसका रहता है ना, हमको कुछ बीमारी हो रहा है, मतलब हमको कुछ खराब बीमारी हो रहा है। पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस करने समय सबसे पहला तो नर्वस दिखाएगा, पेशेंट एकदम नर्वस रहेगा, आप पूछिएगा तो नहीं हमको तो कोई बहुत बड़ा बीमारी है, उसके कारण वो सोचते रहता है। सोचते सोचते ये डेवलपमेंट करता है अपने आप को ट्रैम्बलिंग में। पेशेंट धीरे धीरे थरथराता है क्योंकि उसका जो माइंड है पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बॉडी को, केवल सोचते सोचते। यहाँ पे कोई आपको ये पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं मिलेगा। पेशेंट पहले नर्वस हुआ, उसके कारण वो कांप रहा है, और कांपते कांपते उसका पैर हाथ का मसल्स काम करना बंद कर दिया। तो वो यहाँ पर ये हो रहा है कि वो इतना ज्यादा थका हुआ रहता है, बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है। ही गेट टायर्ड इन द अर्लियर स्टेज बट फाइनली दिस गोज ऑन until the limbs are paralytic।
मतलब एकदम एकदम स्टार्टिंग स्टेज है थकावट का, एकदम थोड़ा सा कुछ हुआ थक गया पेशेंट, और थकते थकते वो पूरा बदन हाथ कंपाने लगेगा और धीरे धीरे पैरालिसिस में कन्वर्ट कर जाएगा। ये यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं हाइपोकॉन्ड्रियकल स्टेज, देखने से तो लग रहा है कि पेशेंट नर्वस हुआ, उसका बदन हाथ कांपा और पैरालिसिस हो गया, लेकिन ये स्टेज आपका एकदम स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि पेशेंट को हम एकाएक नर्वस कर दिए और वो पूरा वीक हो गया और पैरालिसिस मार दिया, एकदम धीरे धीरे स्लो होता है। उसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। आखिर उसका जो रोज मॉनिटर करते हैं उनके गार्जियन, उनको भी नहीं पता चल पाता है कि आखिर इसको इसको ऐसे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसके पास दोनों डेबिलिटी है, मेंटल डेबिलिटी और साथ में फिजिकल डेबिलिटी। पेशेंट को सबसे पहले एग्जॉशन हुआ, एग्जॉशन के बाद हाइपोकॉन्ड्रियकल हुआ, उसके बाद फिर वो डेबिलिटी में चला गया। पेशेंट इसमें आपको मेंटल सिम्टम्स और नर्वस सिम्टम्स, इसको समझने के लिए हम लोग किसी वीडियो को लेते हैं कि उसका जो सेक्सुअल रिलेशन था वो वीडियो होने के बाद तो अब वो उसका वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इसमें इन द विडो एंड विडोवर्स हु हैव सडनली बीन डिप्राइव्ड देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, तो इसके कारण उसका कुछ भी तरह का मानसिक या नर्वस कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें कोनियम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और ये पेशेंट को हम लोग वीडियो को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें है एक आप वाइगर वाइगर इसमें कौन कौन समझते हैं, थोड़ा सा बताएंगे वाइगर क्या होता है? हेलो। विगरस सर होगा ना, एक्सेसिव। हेलो, क्या बोली, फिर से एक्सेसिव। बोली। एक्सेसिव। एक्सेसिव, बहुत ज्यादा। नहीं, यहाँ पे वाइगर का रिलेटेड, वाइगर का मतलब है कि कोई भी मेल, कोई भी मेल पर्सन जो है वो कितना वीगरस ज्यादा का फीमेल को मतलब इंसेमिनेट कर पोरुष सकता है। क्षमता, पोरुष क्षमता बोलते हैं सर इसे। हाँ नहीं, हिंदी नहीं, इसका डेफिनेशन पूछ रहे थे। इसमें होता है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स अ मेल इज एबल टू इंसेमिनेट, मतलब कि एक मेल कि जितने सारी फीमेल्स को इंसेमिनेट कर सकते हैं वो हो गया वाइगर। तो यहाँ पर देखिए, वेन इन ए स्टेट ऑफ कंसिडरेबल वाइगर, मतलब कि आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का जो क्षमता है, अब आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, अगर जो सडनली आपको उससे हटा दिया जाए तो इससे क्या होता है, पेशेंट अब उस वक्त का उसका मूड को समझिएगा। पेशेंट पहला तो कमजोरी महसूस करेगा, वो पूरा बदन हाथ उसका थरथराएगा और वो कुछ ज्यादा अपना माइंड में सोचने लगता है, बहुत ज्यादा माइंड में एफर्ट लगाता है कि आखिर मेरे साथ जैसे इस ये सेम कंडीशन हो रहा है वीडियो में। वीडियो जो थी उनका जो लाइफ पार्टनर थे वो हट गए, तो यहाँ पर आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था अब तो वो नहीं हो पा रहा है, तो उससे डिप्राइव्ड हो गई है वो। तो इसके बाद उनका दिमाग में या उनका बॉडी में जो कमजोरी आ रहा है उसके कारण वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इनएबिलिटी टू स्टैंड आफ्टर वीकनेस फ्रॉम कंसिडरेबल ये एब्सटिनेंस ऑफ वाइगर। उनके उनके साथ में जो पार्टनर है वो अगर जो वो नहीं है, उसके बाद ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया। तो एनी मेंटल एफर्ट जो कि पेशेंट को इनएबिलिटी कर रहा है खड़े होने में, या उसका मतलब कि फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो उसमें कमजोरी कर रहा है। इसमें है कि पेशेंट धीरे धीरे वो जो वर्ड का पुटिंग होना चाहिए, कहाँ पे क्या वर्ड लगना चाहिए, तो इनएबिलिटी टू पुट द अटेंशन अपॉन थिंग्स सेड बाय अदर। अगला आदमी इसको कुछ बोल रहा है, अगला आदमी कुछ बोल रहा है, उसका उसको सोच करके उसका क्या जवाब मिलना चाहिए, ये यहाँ पे डिफिशियंट हो जाता है, स्पेशली डिप्राइव्ड विडो या विडोवर्स में। या इसमें तो हम लोग देखते हैं, स्पेशली यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि केवल फीमेल इसमें कंसिडरेबल है, लेकिन ये दोनों के लिए, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पे कंसिडर करेंगे। एक चीज और है इसमें, यहाँ पर से हम लोग हिस्टीरिया का इसका केस देख रहे हैं कि वेन अ स्टेट कम्स इन अ वुमेन
हु इज ऑफ अनयूजुअल सेक्सुअल वाइगर। मतलब यहाँ पे हम लोग पहले देखे थे मेल को, कोई भी मेल कितना से ज्यादा फीमेल को इंसेमिनेट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई फीमेल सेक्स वर्कर है, वो उसका अनयूजुअल सेक्स का वाइगर है, और उसका कभी कभी कॉन्जेशन होता है यूट्रस में या ओवरी में। तो इसमें कौन मेडिसिन है प्रोमिनेंट, आप लोग बताएंगे क्या? congestion of uterus and ovary after unusual sexual intercourse or sexual vigor। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बताइए। इसमें है कंजेशन ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज आफ्टर अनयूजुअल सेक्सुअल वाइगर। इसमें सबसे मेन मेडिसिन होता है एपिस। लेकिन एपिस का पेशेंट में आपको हिस्टीरिया नहीं मिलेगा, यानी कि जो उसका एक्साइटेबिलिटी है वो नहीं रहेगा। अगर जो यही सिम्टम्स आपका कंजेशन ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज आफ्टर सेक्सुअल वाइगर अनयूजुअल, इसमें आपका आ जाएगा कोनियम, केवल हिस्टीरिया और एक्साइटेबिलिटी रहने रहने पे। एक एक इसमें टर्म है इम्बेसिलिटी। इनसे इम्बेसिलिटी होता है दिमागी शिथिलता, जिसका एकदम दिमाग शिथिल हो चुका है, मतलब द माइंड गिव्स आउट। अब उसका कोई सोचने या समझने का शक्ति नहीं है। तो इसमें पेशेंट आपका देखेंगे तो इसमें एक टर्म है एब्सर्ड। एब्सर्ड पेशेंट ऐसा ऐसा कोई भी आदमी जो भी आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका वो एकदम बेतुका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे दो चीज आते हैं कि अगर जो वो जानबूझ के दे रहा है, या वो उसका दिमाग उस टाइप का भी कैपेबल नहीं है आपका जवाब देने के लिए, या वो आपका जो सवाल है उसको नहीं समझ पा रहा है। तो इसके कारण आपका पेशेंट जब आपका एब्सर्ड है, उस उसमें आपका पेशेंट का दिमागी शिथिलता में कोनियम आता है। इसमें पेशेंट का हम लोग धीरे धीरे स्टेज समझ रहे हैं कि इसका दिमागी जो शिथिलता है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो पेशेंट का सबसे पहले क्या होता है कि वो टायर्ड होता है। पेशेंट बिकम्स टायर्ड लाइक द मसल्स ऑफ द बॉडी। जैसे उसका बॉडी कुछ ज्यादा काम कर लेता है तो कैसे शिथिल हो जाता है, काम लगता है एकदम नहीं हो रहा है, तो वैसे ही इसका दिमाग पे ये सिम्टम्स आ रहा है। अब उसको लग रहा है कि नहीं, हम इतना ज्यादा थके हुए कि हमसे कोई भी एक भी मानसिक काम नहीं होगा। अब ये पेशेंट धीरे धीरे अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल एफोर्ट, कोई भी तरह का वो मानसिक जो काम है वो कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने दिमाग को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है उसका, जब वो स्ट्रांग नहीं बना पाएगा तो कोई भी चीज को अ, उसका जो मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगा। तो द मेमोरी इज वीक। अब उसके बाद वीकनेस ऑफ मेमोरी होने के बाद पेशेंट जो है किसी भी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। पहले उसका थकावट होगा, थकावट के बाद वो चीज को अटेंशन में नहीं ले पाता है। तो इसमें एक टर्म है इट कैन नॉट मेडिटेट। कोनियम का रोगी कभी भी मेडिटेट नहीं कर सकता है। आप उसको कोई भी मेडिटेशन में डालेंगे तो वो उसमें एक अवस्था में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, क्योंकि उसका दिमाग ही कंसंट्रेट नहीं हो पाता। पेशेंट है लास्टली वो क्या हो जाएगा, इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब उसका पूरा कंप्लीट जो एक्टिविटी ऑफ माइंड होना चाहिए वो डिफिशियंट हो गया है। हम लोग अब एक इसमें टर्म है कि inability to stand any medical effort and to keep the attention upon anything। पेशेंट को उसका जो भी मानसिक ताकत जहां जहां पे लगाना चाहता है वो तो नहीं लगा, किसी भी चीज पर सावधानी पूर्वक जो होता है ना कि गौर करना, वो दोनों चीज यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो ये कोनियम का सबसे मेन लक्षण है। पेशेंट को आप बोलेंगे कुछ, वो उसको समझ नहीं पाएगा और उस पर गौर भी नहीं कर पाएगा। जैसे कैसे हम लोग देखते हैं कोई भी बच्चा को पढ़ाने समय
कुछ भी उसको बोलते रह जाएगा, उसका दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। चुपचाप अकेले कोने में बैठ करके अपना जो भी रहता है कागज कलम जो भी रगड़ते रहेगा। कुछ क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या टास्क दिए उससे को उसको मतलब नहीं रहेगा, बस आएगा और चला जाएगा टाइम पे। पेशेंट को अब हम लोग कैसे एक्सटर्नली समझते हैं कि कोई भी आपका चेंबर में पेशेंट आएगा तो आप उसको एग्जामिन करने समय कैसे समझेंगे कि वो कोनियम का रोगी है। तो सबसे पहले उसका हम मेंटल हेल्थ देखते हैं, मेंटल स्टेट देखते हैं कि क्या क्या होता है। You will see the symptom that will make you think the patient is delirious। शुरू में जब आप लोग देखेंगे ना तो रोगी लगेगा कि डिलीरियस में वो उसका कुछ माइंड छिन भिन्न है, वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जनरली हम लोग मेंटल डिलीरियम कब देखते हैं? जब पेशेंट को किसी तरह का हेलुसिनेशन है, डिल्यूशन है, या इनकोहेरेंस है, या किसी तरह का एंजाइटी है, या उसका कुछ भी वैसा कुछ हुआ जिससे वो किसी से लड़ाई झगड़ा या डिलीरियम हम लोग मेनली देखते हैं बुखार में। उस वक्त क्या रहता है, पेशेंट को बेचैन रहेगा। ठीक है, कोई भी रोगी आप डिलीरियम को उठाएगा तो स्टार्टिंग आपको बेचैनी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोनियम फर्स्ट मेडिसिन है जो कि स्टार्टिंग में भी आपका एकदम साइलेंट रहेगा, एकदम क्वाइट रहता है पेशेंट, वो ज्यादा बोलेगा नहीं आपसे। इसमें है इट इज ए स्लो फॉर्मिंग वीकनेस ऑफ माइंड। इसमें उसका एकदम धीरे धीरे मानसिक कमजोरी आता है, एकदम धीरे धीरे। ये नॉट दैट रैपिड एक्टिव स्टेट सच एज accompanies इन अ फीवर। जैसे हम लोग बुखार में देखते हैं ना कि एकाएक उसका डिलीरियम आया, पूरा बोलने लगेगा, क्या बोल रहा है उसको पता नहीं है, पूरा उलूल जुलूल बोलते बोलते वो धीरे धीरे कोलैप्स या कोमा में जाता है। ये पेशेंट है, इसमें आपका जो डिलीरियम मिलता है उसमें बोलेगा, कुछ देर जब हो जाएगा तो बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा भी तो आप वो कॉन्स्टेंटली नहीं बोलेगा। बाकी सारा डिलीरियम में हम लोग देखेंगे एक बार बोलना स्टार्ट किया है तो बोल ही रहा है, हमेशा बोल रहा है। लेकिन इसका पेशेंट में एक बार आपका लगेगा कि डिलीरियम स्टेट में है, वो बोल रहा है, क्या आपका कुछ रिकॉग्नाइज आप नहीं कर पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, किस रिलेशन में बोल रहा है। लेकिन इसका पेशेंट बोलते बोलते फिर शांत हो जाएगा, फिर ढंग से आपसे बात करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इंसैनिटी। एक हो गया एक्टिव, मतलब हमेशा आदमी एकदम, आप जब भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये ओरिजिनल में इंसेंट पेशेंट है। लेकिन ये जो पेशेंट है ये एकदम पैसिव इसका रहेगा। इसका कोई भी पूछेंगे ना कि तुमको क्या हो रहा है तो वो भी उसको कुछ नहीं मालूम रहेगा, फिर धीरे धीरे बोलेगा अरे हमको क्या हो गया। पेशेंट का यहाँ पे थिंग्स जो भी होता है, जो भी सोचता है, वो एकदम स्लो सोचेगा, एकदम साइलेंटली सोचता है। ही कंटिन्यूज इन दिस स्टेज फॉर वीक्स एंड मंथ। ये बहुत सप्ताह से होते हुए बहुत महीनों तक भी रह सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोज एक्साइटेबल केसेस दैट हैव बीन मोर और लेस वायलेंट एज एक्टिविटी इन द मेंटल में चार है, बेलाडोना, हैसियामस, स्ट्रमोनियम और आर्सेनिक। यहाँ पर जितना भी हम लोग मेडिसिन देख रहे हैं सब में आपको वायलेंस रहता है और पेशेंट का बहुत ज्यादा मेंटल एक्टिविटी रहेगा। लेकिन कोनियम में इसका अपोजिट रहता है, इसमें आपका एकदम नो मेंटल एक्टिविटी रहेगा, किसी तरह का वायलेंस नहीं करता है। हर एक चीज और हम लोग इसमें बोल देना चाहते हैं कि जब आप किसी भी ये आप रेपर्टरी को उठाएंगे वो किसी भी तरह का रहता है तो उसमें दो तरह का देखते हैं। जैसे एक ही दवाई आपको मतलब रहेगा बाथिंग एवर्सन, वही दवाई आपको बाथिंग एग्रवेशन, या एवर्सन टू बाथ और डिजायर फॉर बाथ, या आपको एग्रवेशन फ्रॉम बाथिंग और एमिलिरेशन फ्रॉम बाथिंग, सब एक ही दवाई में मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जो भी बोल रहे हैं एज ए टोटलिटी पे बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा कोई ना कोई मेडिसिन कभी भी किधर भी जाता है तो उतना नहीं लेना है। इसमें मेन हम लोग को जब सामने से पेशेंट देखते हैं उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेशेंट एकदम आपका लेस वायलेंस रहेगा और लेस एक्टिविटी ऑफ माइंड रहेगा इसके पास। पेशेंट है दिस स्टेट ऑफ द माइंड हैज कम ऑन सो ग्रेजुअली दैट द फैमिली हैज नॉट ऑब्जर्व्ड इट। ये इतना धीरे धीरे पेशेंट पे डेवलप करेगा कि उसका अपना सगा फैमिली इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि जो भी पेशेंट को हम लोग नेग्लेक्ट करते गए कि नहीं लगता इसका मेंटल बिहेवियर ही ऐसा है, करते 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 लास्टली देखते हैं कि कहीं पे दिखा के आया तो क्या निकला, तो अरे वो तो उसका तो ये इंसैनिटी का दवाई चल रहा है। जब उसका
पूरा आप बेसिक से बेस से उठाएंगे तब बाद में मालूम चलेगा कि हाँ ये तो पेशेंट इंसान ही था, लेकिन इसका प्रोग्रेस एकदम स्लो हुआ है। तो इसमें आफ्टर ऑब्जर्वेशन लेटरली बाय फैमिली दे बिगिन टू वंडर, उसको लगेगा अरे ये अकस्मात क्या हो गया। लेकिन वो लोग भी जब कुछ कैलकुलेट करते हैं तब देखते हैं उनको कि नहीं, ये इंसैनिटी नहीं है, यहाँ पे इम्बेसिलिटी है। इंसैनिटी में पेशेंट आप देखिएगा कि वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, उसको डिल्यूशन बहुत सारा का रहेगा, हेलुसिनेशन रहेगा, बहुत ज्यादा रहता है, मतलब हाई स्टेट में रहेगा इंसान में। लेकिन इम्बेसिलिटी में उसका दिमाग का सोचने का क्षमता ही खत्म हो जाता है, उसके कारण वो ये स्टेट में जा रहा है कि वो एकदम पूरा अजीब टाइप का बिहेव करता है। इसमें हम लोग देखते हैं तो इसका जो इंसैनिटी का कैरेक्टर है वो पैसिव, यहाँ पैसिव कैरेक्टर आएगा। पेशेंट में एक कंप्लीट इंडिफरेंस रहेगा, ये आपके कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता है वो किसी भी थिंग से, मतलब देर देर नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग पार्टिकुलरली व्हेन वॉकिंग इन द ओपन एयर। इसमें आपका कंप्लीट इंडिफरेंस, खुली हवा में बढ़ना, जब वो टहलता रहता है तो उस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, अकेले घूमते रहता है फ्रेश एयर में। He is averse to being near people and to talking of those passing him is included to seize hold of and abuse them। पेशेंट का एक चीज कैरेक्टर रहता है, ये एब्यूजिव है लेकिन हमेशा एब्यूजिव नहीं है। कभी देखिएगा ना कि अकेले में कहीं घूम रहा है। इसमें पेशेंट का कुछ और भी कैरेक्टर है कि वो भीड़ में नहीं रहना चाहता, भीड़ से बहुत ज्यादा डरता भी है, स्ट्रेंज पीपल से भी डरता है, लेकिन अकेले नहीं रहना चाहता है पेशेंट। एक है कि जब उसको आदमी लोग से डर लगता है तो वो अकेले रहेगा, लेकिन नहीं, ये जो पेशेंट है नहीं भीड़ में घुसेगा या नहीं अकेले रहना चाहता है, बीच बीच में मॉनिटर करता रहता है कि अगला आदमी क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो उसके पास इसीलिए नहीं जाना चाहता है, उसको लगता है कि अरे हमारे बारे में क्या सोचेगा, और दूर इसलिए नहीं जाना चाहता है कि उसको डर लगता है अकेले रहने से। कभी कभी ये इंसेनिटी में क्या करेगा ना कि कोई रास्ता में आदमी जा रहे हैं, ऐसे तो आदमी के पास नहीं जाता है, फिर भी अगर जो कभी कभी चला गया एकाएक उसका हाथ पकड़ करके खींच लेगा, दो चार थप्पड़ लगा दिया या उसको कुछ गाली गलौज दे दिया, फिर वहां से भाग जाएगा। ये पेशेंट का इसमें मेन लक्षण बहुत सारा बुक में आपको मिलेगा। ही इज एवर्स टू बीइंग नियर पीपल एंड टू टॉकिंग ऑफ दोज पैसिंग हिम, मतलब जो उसके बगल में जा रहा है उससे बात भी नहीं करना चाहता है। एकाएक जाते जाते एकाएक हाथ पकड़ लेगा, रोक लेगा, गाली गलौज दे दिया, दो चार थप्पड़ लगा दिया और भाग गया वहां से। पेशेंट हमेशा सैड रहता है और ग्लूमी रहता है। इसमें हम लोग देखते हैं एक ये एकदम पिकुलियर सिम्टम्स है इसका, इसका पेरियोडिकल इंसैनिटी रहता है और वो भी अल्टरनेटिव टाइप का रहेगा। पेशेंट का इंसैनिटी जो है एक फिक्स टाइम पे आएगा और अल्टरनेट करता रहेगा हमेशा। इसमें है कि ग्रेट अनहैप्पीनेस ऑफ माइंड रिकरिंग एवरी 14 डेज, हर एक 14 दिन पे उसका मानसिक या मन में दुख आ जाता है और वो आपका 2 सप्ताह तक रह भी सकता है। जैसे 14 दिन पे आया, 14 दिन रहेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर 14 दिन बाद आया, फिर 14 दिन रहेगा, फिर गायब हो जाएगा। पेशेंट जब इसका इंसैनिटी होता है या डिलीरियम में वो एकदम अकेले रहना चाहता है कॉर्नर पे। द कोनियम पेशेंट विल सिट इन द कॉर्नर इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस डिप्रेशन। और ये जब डिप्रेशन में है या सैडनेस में है तो आपको कारण नहीं बताएगा कि हमारे साथ क्या कारण हो रहा है, क्यों हम दुखी हैं, हम क्यों अकेले बैठे हुए हैं। उसको खुद ही नहीं मालूम चलता कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। तभी तो इसी इसी लक्षण के कारण इसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियकल। इसका पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियकल कंडीशन में रहता है, उसका हमेशा रोग का भ्रम रहता है, समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेंटल मेंटल कंडीशन में भी उसके साथ वही है, वो डिप्रेस्ड है, सैड है, लेकिन आप रीजन पूछने जाएंगे तो वो ही हैज नो वाई ही सो सैड, ये कोई रीजन नहीं इसके पास, नो रीजन। पेशेंट का एक और मेन लक्षण है पेशेंट हु आर वर्स व्हेन आइडल। इसका इसका मतलब कोई बताएंगे? पेशेंट हु आर वर्स व्हेन आइडल,
हाँ या सर, जब वो खाली रहता है तो हेलो, उस टाइम उसके कंप्लेंट बढ़ जाते हैं। क्यों जब वो बढ़ता है? फ्री है, क्योंकि पेशेंट वर्कोहलिक है और बहुत काम में बिजी रखना चाहता है, वो क्वेश्चन एमलुरेट है। उसका इसमें बोले थे आपको कि अगर जो हम लोग बारीकी से देखेंगे तो एक ही सिम्टम्स आपको दोनों चीज में मिलेगा। यहाँ पे मेन है, पेशेंट जब अकेले रहता है तो वो सोचता रहता है कि आखिर हमको अगला आदमी बीमार क्यों बोल रहा है, अगला आदमी हमको क्यों वाच कर रहा है। तो वो ये अकेले जब भी रहेगा ना तो यही सोचता रहता है कि आखिर वो हमको क्यों वाच कर रहा है। अब हम देखते हैं कि दो पेशेंट ऐसा ही सेम कंडीशन में रहेगा, एक कैलकेरिया और एक कोनियम। इसमें क्या डिफर है? हेलो, आवाज आ रही है? कैलकेरिया में फियर ऑफ ऑब्जर्व हेलो, ऑफ हर कंडीशन कर करके है सर। हेलो। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि पेशेंट का आइडलनेस ऑफ अरे सर। माइंड जो है वो एग्रवेशन है। हाँ, कोई बताएंगे? कैलकेरिया कार्ब और कोनियम का आइडलनेस मेंटल एग्रवेशन है। क्यों हो रहा है पेशेंट, और दोनों में क्या अंतर है? कैलकेरिया जो होता है इनसिक्योर रहता है, वो इतना काम कर लेना चाहता है शैलेश जी ताकि बताइए। फ्यूचर में कहीं कैलकेरिया में कहीं फ्यूचर में उसको डिफिकल्ट फेस ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो मतलब ये काम करते रहना चाहता है ताकि उसको दिक्कत ना आए। इसके वजह से आइडलनेस में प्रॉब्लम होती है कैलकेरिया से। हेलो। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ सही बात है। इसमें कैलकेरिया का जो पेशेंट है ना, अपना जो जिम्मेदारी है उसके पास, उसको ले लेकर के दुखी रहता है अकेले में। जब भी वो बिना काम का रहेगा, जब वो ये अकेले रहता है तो अपना जिम्मेवारी के बारे में सोचता रहता है। हाँ बोलिए मैम। और उससे कलकेरिया को फियर रहता है कि हाँ उसका बोलिए। जो इलेक्ट्रेटिव जॉब है कहीं वो खो ना जाए, खोने का भय बना रहता है। अच्छा ठीक है। कैलकेरिया और कोनियम का रोगी दोनों में समझते हैं हम लोग। कैलकेरिया का रोगी अपना जो उसका जिम्मेवारी है। हाँ तो हाँ तो एज ए होल हम बोल रहे हैं कि उसके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, उसका जिम्मेवारी उसके ऊपर जो है, उसके बारे में सोचते सोचते वो उसका एग्रेवेशन हो रहा है, आइडलनेस ड्यूरिंग। मतलब माइंड में आइडलनेस ड्यूरिंग एग्रेवेशन फ्रॉम वरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज, इस सब के कारण। लेकिन कोनियम का बीमारी के कारण रहता है, वो हमेशा सोचते रहता है कि हमको कोई बीमारी हो गया है। यानी कोनियम का पेशेंट को हाइपोकॉन्ड्रियकल जो उसका कंडीशन है उसके कारण वो एग्रेवेट कर जाता है। ये हाइपोकॉन्ड्रियकल सब्जेक्ट जो भी रहेगा ना, वो हमेशा उसको लगेगा कि अगला आदमी हमको अटेम्प्ट कर रहा है। हमेशा लगता है उसको, इस जो कोनियम है उसको लगेगा हमको अटेम्प्ट कर रहा है। और उसके कारण वो, उसको भी लगता है कि आखिर क्या कारण है कि वो हमको अटेम्प्ट कर रहा है, हमको क्यों घूर रहा है। वो ये सोचते सोचते वो धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है। पेशेंट, एक चीज और टर्म हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। इसका पेशेंट है मोरोज, पीवीस एंड वैक्स। तीनों में अंतर क्या है ये समझना चाहिएगा आप लोग। हाँ सर, एक्सप्लेन करें। हेलो। हाँ हाँ, सर। पेशेंट आपका इसमें तीनों अवस्था में मिलेगा। कोनियम का पेशेंट में तीनों अवस्था आपको मिलेगा, मोरोज का भी, पीविस का भी और वैक्स्ड का भी। पेशेंट मोरोज में क्या करता है, उसका बैड टेम्पर्ड है, वो आपको कुछ भी जो भी सवाल पूछिएगा ना उसका जवाब ही नहीं देना चाहता है।
वो एकदम बदमिजाज टाइप का करेगा, वो हमेशा अपने आप को एक लिमिट तक कंट्रोल करके रखता है, वो ज्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहता है। तो पेशेंट जो इल टेम्पर्ड है, अनविलिंग टू वॉक वेरी मच, वो ज्यादा बात बात में उलझना नहीं चाहता है। तो इसमें क्या है, दिस इज ए मूड कैरेक्टरिस्टिक इन विच अ पर्सन बिकम ग्लूमी, डिसकंटेंट एंड सल्क्स एज दैट ऑफ पर्टिकुलर टाइम। ये केवल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है। अभी जैसे कि आप किसी के पास से गए और आप उससे कुछ पूछ दिए बिना उसका मेंटल कंडीशन को समझते हुए, अगर अगला आदमी पेशेंट को किसी भी चीज को लेकर के वो टेंशन में है, आप उससे कोई दूसरा सवाल पूछिएगा तो क्या कैसा आंसर देगा? तो ऐसा आप बोल देगा जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। और देखिएगा कि वो फिर से ऐसा बोल करके फिर वो अकेले चला गया और आपको गुस्सा में झिड़क करके अकेले चला गया। तो ये हो गया मोरोज। पीवीस में क्या करता है, पीवीस ये जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, वो उसका एक करेक्टरिस्टिक है। वो हर एक छोटा छोटा बात से नाराज हो जाएगा आपसे। ये आपको, ये जो मोरोज है वो हर बात पे नाराज नहीं होगा, वो एक फिक्स टाइम के लिए थोड़ा देर के लिए उसका माइंड एक्टिविटी कुछ अलग चीज में चला गया, उसके कारण उसको टेंशन था, उस वक्त आप उससे क्वेश्चन पूछ दिए तो आपको गलत जवाब मिल गया। लेकिन पीवीस का पेशेंट इजिली एनॉयड रहेगा कोई भी थिंग से, वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रहे, वो आप देखिएगा कि उस पर जितना भी केयरफुलनेस होना चाहिए वो चीज नहीं रहेगा, छोटा छोटा बात से नाराज हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दिस इज ए मूड कैरेक्टरिस्टिक इन विच अ पर्सन क्रॉस एट ट्रिफल्स, ये थोड़ा थोड़ा सा बात को लेकर के आपसे गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा। और ऐसा रोगी को बहुत ज्यादा हम लोग को मतलब इन्वॉल्व होना पड़ता है उसको शांत करने के लिए। तो ही इज ए पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, उसको आप इजिली समझा नहीं पाते हैं। ये हो गया पीविस। और वैक्स्ड हो गया, मतलब इसमें पेशेंट इतना ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा इरिटेबल रहता है, और इरिटेबल रह रह करके आपको भी इरिटेट कर देगा। आप कुछ भी बात बोलिएगा ना तो उसमें एक टर्म को खोज करके जो कि उसको पसंद नहीं है वैसा टर्म खोज करके आपको उससे बार बार पिंच करेगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन करेगा, मतलब बिना अर्थ वाला, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसका वो जवाब सुन करके उसको कैसा महसूस होगा, कुछ नहीं समझना चाहता, वो अपना फिराक में रहता है कि कैसे हम अगला आदमी को परेशान करें, कैसे उसका अर्थ का अनर्थ निकालें। पीवीस में अर्थ का अनर्थ नहीं निकाल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा सा बात पे आपसे नाराज हो रहा था। लेकिन ये जो है ना, खोज खोज करके कोई भी ऐसा मैटर को उठाएगा फिर उसको हाईलाइट करेगा ताकि आप परेशान हो सके। तो इसमें क्या है पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्कशन करेगा। मोरोज का ठीक अपोजिट है इसमें। मोरोज का रोगी आपका डिस्कशन करेगा ही नहीं, पीवीस का रोगी थोड़ा सा डिस्कशन करेगा, नाराज हो जाएगा फिर चुप हो जाएगा। लेकिन वैक्स्ड का रोगी बहुत ज्यादा आपका डिस्कशन करेगा। तो दिस इज ए मोरल कैरेक्टरिस्टिक विच अ पर्सन हु इज डिस्टर्ब्ड एंड uneasy mentally way and finds even the smallest occurrences troublesome और annoying। कोई भी उसका वर्ड, कोई भी आपका वर्ड जो उसको खराब लग रहा है, कोई भी वह छोटा रहे बड़ा रहे, एकदम छोटा छोटा सा बात भी रह सकता है, उसको लेकर के आपके ऊपर बहुत ज्यादा इरिटेबल, इतना कि आपको वो हरास कर सके। मतलब सच पीपुल फील हरास एंड एंग्री एट लिटिल मैटर, और वो लेटरली आपको भी उसी वर्ड से या ऑफेंसिव वर्ड से आपको भी हरास करेगा। तो आप लोग समझे क्या इस तीनों को, मोरोज, पीवी, सनवैक्स? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, समझी। जी सर। हाँ, तो इसमें है कि इसमें है एवरीथिंग वैक्स्ड एंड डिस्टर्ब थिंग्स। कोनियम करोगे वैसे ही रहता है, उसको थोड़ा थोड़ा सा बात वैक्स भी कर सकता है और इरिटेट भी कर सकता है। ये है कैन नॉट इंड्योर एनी काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, इट ब्रिंग्स अ फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रेस, ब्रिंग्स ऑन वीकनेस एंड सैडनेस। अब यहाँ भी वही चीज है, थोड़ा सा उसका मेंटली आप एक्साइट कर दिए किसी भी बात को लेकर के, अब उससे वो पहले मेंटली डिस्ट्रेस हुआ, उसके बाद फिजिकली डिसेबल हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में वीकनेस एंड पैरालिसिस। पेशेंट को थोड़ा सा चिढ़ा देने के बाद इतना गुस्सा हो जाता है, गुस्सा में वो बहुत ज्यादा इरिटेशन शो करेगा और लास्टली उसका पैरालिसिस डेवलप करेगा। हम लोग पेशेंट को एक और तरह से देख सकते हैं कि जब उसका
किसी भी तरह का ब्रोकन मेमोरी है, कोई भी पेशेंट का देखिएगा कि आपसे कुछ बात कर रहा है, बीच में भूल गया, उसका जब आप कारण पता करेंगे तो ग्रीफ। तो समटाइम्स कोनियम सिम्टम्स विल बी फाउंड इन द पर्सन हु हैव सफर्ड फ्रॉम ग्रीफ, दे बिकम्स ब्रोकन इन मेमोरी। हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे, उसका कुछ याद नहीं रह पाता था ग्रीफ के कारण। और ऐसा जो पेशेंट है हमेशा फर्स्ट आना चाहता है। कोई भी रोगी है, कोई भी बच्चा है, देखिएगा कि वो चाहता है कि हम क्लास में टॉप करें, लेकिन किसी भी तरह का उसके साथ में घटना हुआ, दुख हो गया, और उसके बाद उसका मेमोरी का यहाँ पे वीकनेस हो रहा है या मेमोरी लॉस हो रहा है। अब जब उसका मेमोरी लॉस हो रहा है, उसके कारण किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, और उसके कारण अगर जो उसका पोजीशन का हरास हो रहा है, फर्स्ट आना चाहिए और वो फर्स्ट नहीं आ पा रहा है, तो इसके कारण उसका कोई भी मेंटल जो डिसेबिलिटी आपका अपीयर करेगा, उसमें हम लोग कोनियम को देखते हैं। ये जो पेशेंट है, दे फॉरगेट, नेवर कैन रिकॉल थिंग्स जस्ट एज दे वांट देम। ऐसा पेशेंट थोड़ा सा आप कोई भी बात बोले एकदम छोटे समय के लिए, उसको भी वो प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो ऐसा रोगी धीरे धीरे आपको वीकर होता चला जाएगा। एंड सो दे आर ग्रो वीकर एंड वीकर दे अंटिल दे बिकम्स इनबेसाइल एंड पैरालिसिस। यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ भी इम्बेसाइल बोला गया रोगी को, मतलब कि वो थोड़ा सा उसके साथ में कुछ भी तरह का दुख हुआ, उसके बाद क्लास में अपना पोजीशन से हट गया, उसका धीरे धीरे उसका सोचने समझने का शक्ति खत्म होता गया, और लास्टली उसका पैरालिसिस हो गया। तो ये भी, यहाँ भी इसको इम्बेसाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटा चीज से ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इम्बेसाइल हो गया कि तर्क संगत नहीं होना, मतलब जितना जितना डीप कोई भी आदमी इन्वॉल्व होने के बाद जब उसको कोई रिजल्ट मिलता है, और आप स्लाइट चीज देने के बाद आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, इसी चलते इस पेशेंट को इम्बेसाइल बोला गया। अच्छा, एक चीज हम लोग इसमें देखे हैं, अ, एक टर्म आप लोग से थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है, उसका एक प्रोसेस है कि पहले पेशेंट मेंटली वेल फील करेगा, लास्टली उसका फिजिकली वेल फील करेगा। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है कि हम लोग मेंटल सिम्टम्स को इतना ज्यादा ये वैल्यू क्यों देते हैं सब जगह? हेनीमैन में भी देखे थे, केंट में भी देखे थे, और बहुत सारा ऑथर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मेंटल सिम्टम्स को दिया जाता है। ऐसा क्यों? हेलो, कोई डॉक्टर बताएंगे? बिकॉज कि पहले कोई भी पर्सन होता है मेंटली सिक होता है, वहां से वाइटल फोर्स ड्रेन्ड होता है, उसके बाद फिजिकल वो सिक होता है। सर मानव में एक ये हाँ, प्रवृत्ति अब होती है है जो घाट पे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम लोग को समझना पड़ता है। हाँ सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। अच्छा, समझते हैं इसको। कोई भी जब हम लोग कोई भी ड्रग प्रूविंग हम लोग करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, कोई भी मेडिसिन का हम लोग अगर जो ड्रग प्रूविंग करेंगे, तो सबसे पहले पेशेंट में मेंटल सिम्टम डेवलप करता है। तो इसीलिए हम लोग केस टेकिंग में भी सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स को गौर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हम लोग को लेटर में फिजिकल सिम्टम्स मिल रहा है, वो तो बाद का ना, ये सिम्टम्स है। स्टार्टिंग में हम लोग ये मेंटल सिम्टम्स को इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग उसका स्टार्टिंग का जो अपियरेंस है उसको भी समझ सके पेशेंट का, और हम लोग सही सही उसका ड्रग का डायग्नोसिस कर सके। इसीलिए कोई भी जो सिम्टम्स है, सबसे ज्यादा हम लोग जनरल सिम्टम्स में मेंटल जनरल को ग्रेविटी देते हैं। अब एक चीज और है, केंट का एक रूल है कि जो भी पेशेंट का क्योर का स्टेज है, वो सबसे पहले जो ओल्ड सिम्टम्स है, वो जो न्यू सिम्टम्स है, वो आपका जल्दी से डिसअपियर होगा। उसके बाद जो ओल्ड सिम्टम्स है वो रीअपियर होगा, या बिना रीअपियर हुए भी वो सिम्टम्स लास्टली डिसअपियर करेगा। मतलब हो गया कि जो जो नया लक्षण है,
वो रोगी का पहले खत्म होगा दवाई देने के बाद, और जो जो उसका पुराना लक्षण है वो लास्ट में जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले मेंटल वीकनेस मिला था। पहले माइंड से उसका ग्रीफ आया, उसके बाद फिर वीकनेस हुआ, उसके बाद फिर बॉडी का वीकनेस हुआ, और लास्टली उसको पैरालिसिस हुआ। अगर जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देने के बाद मेंटल ये फिजिकल जो उसका पैरालिसिस है वो खत्म होने के बाद मेंटल वाला रिपेयर होना चाहिए। लेकिन केंट केवल इसी कोनियम मेडिसिन के लिए बोले हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स दोनों साथ में डिसअपियर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स सुनने के लिए।